नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे दूसरों की आलोचना करने से बचें और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि आलोचना करने से सुधार नहीं होता। अगर आप अपने जीवन से निराश हो चुके हैं तो दिल से कुछ काम करें, उसी के लिए जिएं और मरें। निश्चित ही आपको वो खुशी मिलेगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। न्यूयॉर्क 7 मई 1931। पुलिस और एक दोषी आदमी के बीच मुठभेड़ चल रही थी। वेस्ट एवेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर छिपे दुनाली बंदूक नाम से मशहूर हत्यारे कार्ले को चारों ओर से पुलिस ने घेर रखा था। पुलिस ने छत को भेद कर आंसू गैस के इस्तेमाल से इस दुर्दांत हत्यारे को निकालना चाहा। आसपास की कई इमारतों पर सशस्त्र पुलिस तैनात थी। कई घंटों तक न्यूयॉर्क के इस इलाके में मशीन गनों तथा गोलियों की बौछार होती रही। एक कुर्सी के पीछे छिपा कार्ले पुलिस पर लगातार गोलियां बरसा रहा था। इससे पहले न्यूयॉर्क शहर के लोगों ने ऐसा नज़ारा संभवतः ही देखा होगा, इसलिए हजारों लोग इस मुठभेड़ का रोमांच उठा रहे थे। आखिर कार्ले को पुलिस ने पकड़ लिया। बाद में पुलिस कमिश्नर ईपी मलरूनी ने बताया, कार्ले न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। वो इतना चौकन्ना और चालाक था कि आहट मिलते ही किसी को भी मार देता था। दुनाली बंदूक उर्फ कार्ले पर जब पुलिस गोलियों की बौछार कर रही थी तब उसने एक चिट्ठी लिखी। मेरी शर्ट के नीचे एक बड़ा दयालु परंतु दुखी दिल है, एक ऐसा कोमल दिल जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसके घावों से लगातार बहते खून के निशान उस चिट्ठी पर भी लग गए। इसके कुछ समय पहले की बात है। कॉर्ले लॉन्ग आइलैंड पर गांव की एक वीराना सड़क पर अपनी प्रेमिका के साथ मस्ती कर रहा था कि तभी एक पुलिसवाला उसकी कार के पास पहुंचा और लाइसेंस दिखाने के लिए कहा। इतने पर ही बेरहम कार्ले ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर पुलिस वाले के सीने में गोलियां उतार दी। पुलिस वाला मरकर जमीन पर गिर गया तो कार्ले ने एक और गोली उसके सीने में दाग दी। वही बेरहम कार्ले कह रहा था, मेरी शर्ट के नीचे एक दयालु परंतु दुखी दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपराधी कार्ले को उसके बेरहम कारनामों के लिए मृत्युदंड मिला। जब उसे सिंग सिंग कारावास में फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो उसने कहा, ये लोगों की जान लेने की नहीं, खुद को बचाने की सजा है। इस कथा का सारांश यह है कि कार्ले अपने किसी भी अपराध के लिए खुद को कसूरवार नहीं मानता था। आप मानते हैं कि अपराधियों में ये असामान्य सी बात हो सकती है क्या? तो ये कहानी सुनिए। अपनी ज़िंदगी के सुनहरे दिन मैंने लोगों के दुख दर्द दूर करने, उन्हें सुखी बनाने में खपा दिए, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ गालियाँ और पुलिस से लुका छिपी। ये विचार अमेरिका में शिकागो के सबसे कुख्यात दोषी अल कैपोन के हैं। कैपोन भी अपने कुकर्मों के लिए खुद को कसूरवार नहीं मानता था, बल्कि वो तो खुद को बड़ा परोपकारी मानता था। उसका मानना था कि लोग उसे समझ नहीं सके। सुल्टज भी खुद को बड़ा परोपकारी मानता था, जो न्यूयॉर्क का एक कुख्यात दुष्कर्मी था। एक अखबारी इंटरव्यू में उसने कहा था कि वो भलाई करता है और उसे अपने काम पर पूरा यकीन था। न्यूयॉर्क की कुख्यात जेल सिंग सिंग के वार्डन लुइस लॉन्स मेरे जानकार थे। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने उनसे संपर्क किया। उन्होंने बताया कि उनकी जेल के बहुत कम दोषी खुद को गलत मानते हैं। ज़्यादातर अपने गलत कामों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए किसी पर गोली चलाई या फिर परोपकार के लिए बैंक लूटा। इन्हीं कुतर्कों से हर दोषी आदमी खुद को सही सिद्ध करने की पूरी कोशिश करता है और खुद को सज़ा का हकदार भी नहीं मानता। अगर अल कैपोन, कार्ले, डच सुल्टज या फिर जेल में बंद ज़्यादातर दोषी खुद को कसूरवार नहीं मानते, तो फिर वे लोग खुद को क्या कहते हैं जिनसे हमारा डेली सामना होता है? अमेरिकी स्टोर्स की चेन के मालिक खुद जॉन वालामेकर ने यह बात मानी कि किसी और को दोष देना निरी मूर्खता है। वर्षों पहले ही मैंने ये समझ लिया था। मेरे पास
सिर खपाने के लिए अपनी खुद की ढेरों मुसीबतें हैं, तो फिर मैं इस बात में वक्त क्यों बर्बाद करूं कि भगवान ने सबको सोचने की एक जैसी बुद्धि क्यों नहीं दी। मैंने 20 गलतियां की और 33 साल में जो भी सबक सीख पाया उसे वाना मेकर ने जल्दी ही सीख लिया था। बाद में मैं समझ पाया कि 100 में से 99 लोग जो त्रुटि करते हैं उसके लिए अपने आप को कभी कसूरवार नहीं मानते, कभी भी उन्हें अपनी त्रुटि दिखाई नहीं देती, वे कभी भी अपने अंदर नहीं झांकते। किसी की आलोचना करना बेकार है, क्योंकि इससे उसमें कोई सुधार नहीं होता, बल्कि आलोचना का मारा आदमी अपने बचाव में बहाने और कुतर्क करने लगता है। फिर आलोचना से सामने वाले का आत्मसम्मान भी आहत होता है और वो आपसे नफरत करने लगता है। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने अनुभूत प्रयोगों द्वारा ये साबित किया कि आलोचना से किसी आदमी में सुधार के बजाय आपके उससे संबंध जरूर बिगड़ जाते हैं। इंसानों की तरह जानवर भी दुर्व्यवहार से बिकते हैं। जिस जानवर से अच्छा बर्ताव किया जाता है, अच्छे काम के लिए जिसे सराहा जाता है, वो तेजी से अच्छा काम करता और सीखता है। महान मनोचिकित्सक हेल्स का भी यही कथन है। आलोचना से परिजन, सहकर्मियों, मातहतों, मित्रों, कर्मचारियों इत्यादि सभी का मनोबल टूटता है। जो सुधार आप चाहते हैं वैसा कुछ नहीं होता। हर आदमी आलोचना से डरता है, हर आदमी तारीफ चाहता है। ओक्लाहोमा में एनिड निवासी जॉर्ज बी जॉस्टन एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा अधिकारी थे। उनका काम ये देखना था कि फील्ड में कार्यरत हर कर्मचारी अनिवार्यतः हेलमेट पहने हो। पहले वे बिना हेलमेट कर्मचारी पर बुरी तरह बरस पड़ते थे, उसे नियम कानून समझाने लगते थे। नतीजतन कर्मचारी बुझे मन से उनके सामने तो हेलमेट पहन लेते थे, लेकिन उनके जाने के बाद हेलमेट पुनः निकाल देते थे। तब जॉर्ज ने एक नई तरकीब के बारे में सोचा। आगे से वे जब भी किसी कर्मी को बिना हेलमेट के देखें तो पूछते कि क्या हेलमेट उसके सिर पर ठीक से फिट नहीं हो रहा या आरामदायक नहीं है। बातों बातों में वे उसे ये एहसास भी करा देते कि हेलमेट उसकी सुरक्षा के लिए है, बोझ के लिए नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा का एहसास हुआ और उन्होंने मनमर्जी से हेलमेट पहनने शुरू कर दिए। जॉर्ज के प्रति उनके मन में कोई खटास भी नहीं रह गई। यकीन करें, आलोचना से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। यही तो मानव स्वभाव है, हर कोई यही तो करता है। हर एक दोषी अपना कसूर दूसरे के सिर पर डाल देता है। वो विपरीत हालातों को कसूरवार ठहराता है, परंतु अपने ऊपर कभी भी कोई कलंक नहीं लगने देता। और इसीलिए अगली बार किसी की भी आलोचना करने से पहले अल कपेने, दुनाली बंदूक, कॉर्ले तथा अल्बर्ट हॉल को जरूर याद कर लेना। आलोचना तो बूमरैंग की भांति लौटकर हमारे पास ही आती है, अर्थात आलोचना करने वाले को खुद अपनी ही आलोचना का सामना करना पड़ता है। हमें ये बात भी आपके दिमाग में रखनी चाहिए कि जिस आदमी की हम आलोचना कर रहे हैं या फिर जिसे सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो उसके अंदर में या तो अपने पक्ष में कोई तर्क पेश करेगा या फिर शिफ्ट व विनम्र टेफ्ट की भांति वो कह देगा, जो कुछ भी मैंने किया उसके अलावा मेरे पास और कोई उपाय भी नहीं था। 15 अप्रैल सन 1865 की सुबह अब्राहम लिंकन का पार्थिव शरीर एक सस्ते लॉजिंग हाउस से एक बड़े से कक्ष में रखा हुआ था। यह कमरा फोर्ड थिएटर के ठीक सामने था और यहीं पर जॉन विल्किस बूथ ने लिंकन को गोलियों से छलनी कर दिया था। रक्षा मंत्री स्टैंटन ने लिंकन के पार्थिव शरीर के समक्ष खड़े होकर लोगों से कहा, लोगों के हृदय पर राज करने वाला संसार का सर्वश्रेष्ठ शासक अब हमें छोड़कर चला गया है। लिंकन में लोगों का दिल जीतने की ऐसी कौन सी कला थी? क्या रहस्य था उनकी कामयाबी का? पूरे 10 वर्षों तक मैंने लिंकन की अनेक जीवनियाँ पढ़ी हैं तथा एक पुस्तक लिंकन द अननोन लिखने में मुझे पूरे 3 साल लग गए। मेरा ये विश्वास है कि लिंकन के घरेलू और सामाजिक जीवन तथा उनके पूरे व्यक्तित्व का जितना अध्ययन मैंने किया है, संभवतः ही किसी अन्य ने किया हो। मैंने ये भी अध्ययन किया है कि लिंकन लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते थे।
क्या वे दूसरे की निंदा करते थे? हाँ, बिल्कुल। अपनी जवानी में इंडियाना की पिजियन क्रीक वैली में न सिर्फ लोगों की आलोचनाएं करते थे, वरन पत्रों तथा कविताओं के माध्यम से लोगों का उपहास करते थे। वे उन्हें प्रकाशित भी करवाते थे। एक ऐसे ही पत्र से एक बार नफरत की आग ऐसी भड़की कि वो जीवन भर जलती रही। एक जगह है इलिनॉय, वहाँ वकील के तौर पर प्रैक्टिस करते समय भी लिंकन खुलकर अपने विरोधियों पर आक्रमण करते हुए पत्र लिखते थे तथा उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाते थे। लेकिन एक बार तो बात कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। सन 1884 में लिंकन ने जेम्स शील्ड्स नाम के अहंकारी तथा चिड़चिड़े राजनेता पर एक व्यंग्य भेजा, जो स्प्रिंगफील्ड के समाचार पत्र स्प्रिंगफील्ड जर्नल में छापा गया। सारा शहर शील्ड्स का मजाक उड़ा रहा था। ऐसे में शील्ड्स तो क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। फिर उसने पता लगा ही लिया कि यह पत्र लिंकन ने लिखा था। शील्ड्स घोड़े पर सवार होकर लिंकन के सामने गए तथा उनके सामने द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रख दिया। लिंकन द्वंद्व युद्ध के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। उन्हें कई हथियारों के विकल्प दिए गए और बाहें लंबी होने के कारण लिंकन ने तलवारबाजी को चुना। इसके लिए वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएट से तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी लिया। जिस दिन द्वंद्व युद्ध होना था, उस दिन शील्ड्स और लिंकन का आमना सामना मिसिसिपी नदी के तट पर हुआ। ऐसे में एक की मौत तो निश्चित थी, लेकिन आखिरी क्षणों में उनके मित्रों के बीच बचाव के कारण द्वंद्व युद्ध टल गया। हालांकि लिंकन के जीवन की ये सबसे दुखद घटना थी, लेकिन इस घटना से उन्होंने एक सबक भी सीख लिया। इसके बाद उन्होंने कभी भी किसी को अपमानजनक पत्र नहीं लिखे, लोगों का मजाक उड़ाना छोड़ दिया। फिर तो उन्होंने अपने शब्दकोश में से आलोचना शब्द को भी हटा दिया। लिंकन ने गृहयुद्ध के समय पोटोमैक की सेना के लिए एक के बाद एक कई नए जनरल नियुक्त किए और हर एक जनरल मैकलेन, पोप, बर्नसाइन, हुकर, मीट सभी ने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की कि लिंकन हताश होकर फर्श पर इधर से उधर घूमते रहते थे। लेकिन लिंकन, जिनका हृदय दुर्भावनाओं से नहीं बल्कि सद्भावनाओं से भरा हुआ था, एकदम शांत रहे, किसी की भी आलोचना नहीं की। उनके प्रिय शब्द तो ये थे, किसी की भी आलोचना भूल कर भी मत करो, इससे आपको भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। जब कभी भी लिंकन की पत्नी तथा दूसरे लोग दक्षिणी प्रांतों की निंदा करते थे, तो लिंकन यही कहते थे, उनकी निंदा मत करो, उनके जैसे हालात हैं, अगर वैसे हमारे होते तो हम भी वैसे ही होते। लेकिन लिंकन के पास लोगों की आलोचना करने के सारे अवसर मौजूद थे। सिर्फ एक उदाहरण से आप ये समझ सकते हैं। गेटिसबर्ग का युद्ध जुलाई 1863 के पहले 3 दिनों तक लड़ा गया था। 4 जुलाई की रात में ही जनरल ली दक्षिण दिशा में पीछे हटने लगा। अचानक ही तूफानी बादलों के कारण हुई तीव्र वर्षा से बाढ़ आ गई। जैसे ही ली अपनी हारी हुई सेना के साथ पोटोमैक पहुंचा, तो उसने देखा कि सामने तो बाढ़ से उफनती हुई नदी है, जिसे पार करना असंभव है, और उसके पीछे विजेता यूनियन आर्मी है। ली चारों ओर से फंस गया था, बचने का कोई रास्ता नहीं था। लिंकन भी ये समझ गए थे कि ये भगवान की कृपा से मिला एक सुअवसर है, ली की सेना को पराजित करने का सुनहरा मौका, जिससे युद्ध फौरन समाप्त हो सकता था। इसी आशा में लिंकन ने जनरल मीड को यह आदेश दिया कि वे युद्ध से संबंधित कोई बैठक न बुलाए, सीधे ली की सेना पर हमला कर दे। लिंकन ने अपने आदेशों को टेलीग्राफ कर दिया तथा एक परिचायक को मीड के पास भेजकर फौरन कार्रवाई करने के लिए कहा। लेकिन जनरल मीड ने लिंकन के आदेश के विरुद्ध काम किया। मना करने के बावजूद उसने सैन्य सभा की एक बैठक बुलाई। वो ली पर हमला करने से झिझक रहा था और इस बात के लिए उसने बहाने बनाकर लिंकन को टेलीग्राफ कर दिया कि वो ली पर हमला नहीं कर सकता। फिर बाढ़ का पानी भी उतर गया और ली अपनी सेना के साथ सुरक्षित नदी पार कर गया। लिंकन का क्रोध 7वें आसमान पर था। लिंकन अपने बेटे के सामने चीख चीख कर कह रहे थे, हे भगवान, इसका क्या मतलब है? दुश्मन पूरी तरह हमारे कब्जे में था। कितना सुनहरा अवसर था, हमें तो सिर्फ अपने हाथ फैलाकर उसे पकड़ना था और फिर भी हमने उसे नहीं पकड़ा। मेरी बात किसी ने भी नहीं मानी। हालात हमारे अनुकूल थे तथा ली के प्रतिकूल।
अगर मैं वहाँ होता तो ली हमारे शिकंजे में होता और मैं खुद उसे अपने हाथों से कोड़े मारता। याद रहे, अपनी जिंदगी के इस पड़ाव में लिंकन अत्यंत शील संयम थे तथा उनकी भाषा बहुत संयमित एवं शिष्ट होती थी। अपार निराशा के बीच लिंकन ने मीड को ये पत्र लिखा। सन 1963 में लिंकन द्वारा लिखा गया ये पत्र गंभीर आलोचना से भरा पूरा था। मेरे प्रिय जनरल, मुझे लगता है कि आप ली के बच निकलने को गंभीरता से नहीं ले रहे। वो पूरी तरह हमारे जाल में था और उसे बंदी बना लेने से ये युद्ध समाप्त हो जाता। लेकिन अब तो युद्ध न जाने कब तक चलेगा। जब आप नदी के इस पार ही ली पर हमला नहीं कर पाए तो अब आप ऐसा कैसे कर पाएंगे? अब तो ली नदी के उस पार सुरक्षित है और आप अपनी 2/3 से अधिक सेना को भी नदी के उस पार नहीं ले जा सकते। ये बात तो एकदम तथ्यहीन है। मुझे नहीं लगता कि अब आप ज़्यादा कुछ कर सकेंगे। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हम सुनहरा अवसर गंवा चुके हैं और अब हम सिर्फ हाथ ही मल सकते हैं। सोचिए, जनरल मीड को ये पत्र पढ़कर कैसा लगा होगा? आश्चर्य, मीड को ये पत्र कभी मिला ही नहीं। कारण था, लिंकन ने कभी इसे भेजा ही नहीं। ये पत्र तो लिंकन की मृत्यु के पश्चात उनकी फाइलों के बीच पड़ा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि लिंकन ने ये पत्र लिखने के बाद अपने कक्ष की खिड़की के बाहर झांक कर देखा होगा और फिर खुद से कहा होगा, लिंकन 1 मिनट रुको, संभवतः मैं कुछ अधिक ही उतावला हो रहा हूँ। मैं मीड को ली पर आक्रमण करने की मंत्रणा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं व्हाइट हाउस के शांत वातावरण में जी रहा हूँ। मेरे लिए ऐसी मंत्रणा देना एकदम सरल है। लेकिन अगर मैंने भी गेटिसबर्ग में रहकर पिछले दिनों के दौरान हुए खून खराबे को देखा होता जैसा कि मीड ने देखा है, अगर मेरे कानों में भी मरने वालों और घायलों की चीख पुकार गूंज रही होती, तो निश्चित रूप से मैं भी हमला करने के लिए इतना तत्पर कभी भी नहीं होता। यदि मेरी प्रवृत्ति भी मीड की तरह सुरक्षात्मक होती तो मैंने भी वही किया होता जैसा कि मीड ने किया था। यदि मैं इस पत्र को भेजता भी हूँ तो मेरे मन की भड़ास तो निकल जाएगी, पर मीड के दिल को बहुत चोट पहुँचेगी। वो भी मेरी निंदा करेगा और फिर खुद को सही साबित करने में समय गंवाएगा। इससे हम दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना पैदा हो जाएगी और फिर एक सेनापति के रूप में मीड की छवि भी खराब हो जाएगी। हो सकता है कि मीड अपने पद से त्यागपत्र ही दे दे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लिंकन ने उस पत्र को उठाकर एक तरफ रख दिया था। लिंकन का कटु अनुभव इस बात का गवाह था कि तीखी आलोचना सदैव ही व्यर्थ होती है और उससे किसी को भी फायदा नहीं होता। महान लेखक मार्क ट्वेन कभी कभी तो क्रोध में आकर पागल से हो जाते थे और फिर क्रोध से इतना विषैले पत्र लिखते थे कि पेपर तक हिल उठता था। इसका एक उदाहरण है। एक बार क्रोध में भरे मार्क ने एक आदमी को लिखा, मेरा मन चाहता है कि तुम्हें जीवित दफन कर दिया जाए। अगर तुम भी ऐसा ही चाहते हो तो मुझे बता दो, बाकी बंदोबस्त मैं खुद कर लूँगा। एक अन्य अवसर पर उन्होंने एक संपादक को पत्र लिखकर ये बताया कि उनका फ्रूट रियर मेरी स्पेलिंग तथा विराम चिन्हों को सुधारने की कोशिश करता है। ट्वेन ने फौरन आदेश दिया, आप अगली बार मेरे लिखे अनुसार ही छापे और प्रूफ रीडर से कह दे कि वो अपने सुझावों को अपने घिसे पिटे सड़े हुए दिमाग में रहने दे। अब यदि हम में से कोई भी किसी के लिए अपने मन में नफरत और द्वेष की मनोदशा पैदा कर लेता है तो ये दशकों तक चलती रहती है और संभवतः उस आदमी की मौत के बाद भी ये समाप्त नहीं होती। तो इसके लिए हमें सिर्फ इतना करना चाहिए कि हम कुछ गिने चुने शब्दों में उस आदमी की आलोचना कर दें, चाहे हमारी आलोचना तार्किक हो या अतार्किक। जब भी अन्य लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाएं, उनके साथ व्यवहार करें, तो सदैव ये बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि हमारा सामना सिर्फ तार्किक बुद्धि वाले लोगों के साथ नहीं होगा। हर आदमी में कुछ भावात्मक गुण अवश्य होते हैं, कुछ खामियां भी ज़रूर होती हैं, गर्व भी होता है तो अहंकार भी ज़रूर होता है। अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यासकार थॉमस हार्डी ने कटु आलोचना के कारण ही तो उपन्यास लेखक से संन्यास ले लिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन आगे जाकर इतने कूटनीतिक बन गए, इतने व्यवहार कुशल बन गए कि उनको फ्रांस राजदूत के रूप में भेजा गया था। आखिर क्या था उनकी कामयाबी का रहस्य? उनका कथन था,
मैं किसी के भी विषय में ख़राब नहीं बोलूँगा, हर किसी के बारे में सिर्फ अच्छी बात ही बोलूँगा। तो बुराई करना, निंदा करना, शिकायत करना, आलोचना करना, ये सब करना बहुत आसान होता है। कोई बेवकूफ़ ही ऐसा कर सकता है, या फिर यूँ कहें कि ज़्यादातर बेवकूफ़ यही तो करते हैं। लेकिन लोगों को समझने तथा उनको माफ़ करने के लिए आदमी को बहुत समझदारी तथा संयम की ज़रूरत होती है। कार्लाइल ने इसीलिए तो कहा था, महान आदमी छोटे लोगों के साथ व्यवहार करने में अपनी महानता का परिचय देता है। एक प्रसिद्ध टेस्ट पायलट बॉब हूवर आमतौर पर एयर शो में प्रदर्शन करते थे। एक बार वे सैन डिएगो से एयर शो में भाग लेने के पश्चात लॉस एंजल्स में अपने घर की ओर लौट रहे थे। अचानक ही हवा में 300 फीट की ऊंचाई पर दोनों इंजन बंद हो गए। कुशल तकनीक से उन्होंने हवाई जहाज़ को नीचे उतार लिया, लेकिन इससे किसी आदमी को चोट नहीं आई। हाँ, जहाज़ का तो काफ़ी नुकसान हो गया। नीचे उतरने पर बॉब हूवर ने सबसे पहले हवाई जहाज़ के ईंधन की जांच पड़ताल की। वो ये देखकर चकित रह गए कि उनके दूसरे विश्व युद्ध वाले प्रोपेलर जहाज़ में गैसोलीन के स्थान पर जेट का ईंधन डाल दिया गया था। फिर उन्होंने उस मैकेनिक के बारे में पता लगाया जिसने उनके हवाई जहाज़ में सर्विस की थी। वो एक युवा मैकेनिक था और खुद ही अपनी त्रुटि पर शर्म से पानी पानी हो रहा था। जैसे ही हूवर उसके समीप पहुँचे तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उनकी ज़रा सी बेपरवाही की वजह से 3 जिंदगियां भी जा सकती थी और हवाई जहाज़ का तो काफ़ी नुकसान हो चुका था। सोचिए, उस समय मैकेनिक की शक्ल देखकर हूवर को कितना क्रोध आया होगा। उसे फटकार लगाने, यहाँ तक कि उसे मारने का भी मन किया होगा, लेकिन हूवर ने मैकेनिक को डांट लगाना तो दूर, उसकी आलोचना तक नहीं की। इसके बजाय उन्होंने उससे कहा, तुम्हें यह बताने के लिए कि मैं तुम पर कितना भरोसा करता हूँ तथा तुम दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करोगे, मेरी इच्छा है कि कल ही तुम मेरे F-51 हवाई जहाज़ की सर्विसिंग करो। अधिकतर माता पिता अपने बच्चों की आलोचनाएं करते नहीं थकते। क्या आप सोच रहे हैं कि मैं आपको ऐसा करने से रोक रहा हूँ? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप उनकी आलोचना करने से पहले अमेरिकी पत्रकारिता के एक प्रसिद्ध लेख फादर फॉरगेट्स को अवश्य पढ़ लीजिए। ये लेख हजारों अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुका है। कई विदेशी भाषाओं में ये लेख उतना ही सफल हुआ। ये लेख मैं आपको सुनाता हूँ, ज़रा सुनो बेटे। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तुम तो गहरी नींद में सोए हुए हो। तुम्हारा प्यारा छोटा सा हाथ तुम्हारे कोमल गाल के नीचे दबा हुआ है। तुम्हारे पसीने में तर माथे पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं अकेला हूँ और चुपचाप तुम्हारे कक्ष के भीतर आया हूँ। अभी कुछ मिनटों पहले मुझे बहुत पछतावा हुआ जब मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था, और इसीलिए तो मैं आधी रात के समय किसी दोषी आदमी की तरह तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ा हुआ हूँ। ये वे बातें हैं जिनके बारे में मैं सोच रहा था। बेटे, आज मैंने तुम पर बहुत क्रोध किया। जब तुम विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो मैंने तुम्हें खूब डांट पिलाई थी। तुमने तौलिए की जगह पर्दे में हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे गंदे जूते देखकर भी तुम पर बहुत क्रोधित हुआ था। सारा फर्श तुम्हारे द्वारा बिखेरी गई चीज़ों से भरा पड़ा था, इसके लिए भी तुम्हें बहुत कोसा था। जब तुम नाश्ता कर रहे थे तब भी मैंने तुम्हें भला बुरा कहा था, कारण तुमने खाने की मेज़ पर खाना बिखेर दिया था। खाते समय तुम्हारा मुंह खुला था और चबड़ चबड़ की आवाज़ आ रही थी। तुम्हारी कोहनियाँ मेज़ पर थी। तुमने टोस्ट पर कुछ ज़्यादा ही मक्खन लगा लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे दफ्तर जाते वक्त भी जब तुम खेलने जा रहे थे और तुमने मुझे गुड बॉय डैडी बोला था, तब भी मैंने तुम्हें गुस्से में टोक दिया था, ज़रा अपना कॉलर तो ठीक कर लो। दफ्तर से लौटकर भी मैंने देखा कि तुम अपने साथियों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। तुम्हारी जुराबों में छेद हो गए थे और तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे थे। मैं अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाया और तुम्हारे साथियों के सामने ही तुम्हें अपमानित कर दिया था। ज्ञात है, जुराबें इतनी महंगी हो गई हैं, कपड़े इतने कीमती हैं, जब खुद अपनी कमाई से खरीदोगे तब पता चलेगा। यही सब तो मैंने कहा था, और एक पिता अपने बच्चों का इससे अधिक दिल किस तरह दुखा सकता है। तुम्हें तो याद ही होगा कि रात को जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था और तुम मेरे कक्ष में आए थे तो तुम कितने सहमे हुए और आतंकित थे। तुम्हारी आंखों में झलक रही थी तुम्हारे सीने की चोट। तब भी मैंने अखबार के ऊपर से देखते हुए पढ़ने में रुकावट डालने के लिए तुम्हें बुरी तरह झड़क दिया था।
कभी तो चैन से जीने दिया करो। और तुम दरवाजे पर ही बुत बन गए थे। तुम कुछ भी बोले नहीं थे, मेरे पास भाग कर आए थे और मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी थी और मुझे प्यार किया था और फिर गुड नाइट डैडी कहकर एकदम गायब हो गए थे। तुम्हारी नन्ही बाहों की पकड़ ऐसी मजबूत थी कि वो ये एहसास करा रही थी कि इतनी उपेक्षा के बावजूद तुम्हारे मन मंदिर में खिला प्रेम रूपी पुष्प अभी तक मुरझाया नहीं है। और फिर तुम सीढ़ियों पर ज़ोर ज़ोर से खटखट करने चढ़ गए थे। हाँ बेटे, इस घटना के कुछ क्षणों बाद ही मेरे हाथों से अखबार छूट गया और मैं आत्मग्लानि में डूब गया। आखिर मैं ऐसा क्यों होता जा रहा था? मेरी आदत डांटने फटकारने की होती जा रही थी। अपने बच्चे को मैं ये कैसा बचपन दे रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हें प्यार करना छोड़ दिया था, लेकिन मुझे तुमसे कुछ अधिक ही आशाएं हैं और मैं तुम्हारे बचपन को अपनी आयु के तराजू पर तौलने लगा था। तुम बहुत प्यारे, सच्चे और अच्छे हो। तुम्हारा नन्हा मासूम सा हृदय तो चौड़ी पहाड़ियों के पीछे जो उगती सुबह की भांति विशाल है। तुम्हारे अंदर बहुत बड़प्पन है और तभी तो इतनी डांट के बावजूद तुम मुझे गुड नाइट किस देने के लिए आए थे। तुम में कोई मैल नहीं है। ये रात बस इसीलिए इतनी ख़ास है मेरे बेटे। मैं अंधेरे में तुम्हारे बिस्तर के सिरहाने घुटनों के बल बैठा हूँ, लज्जित, अपमानित, तुमसे बहुत छोटा। ये तो सिर्फ एक दुर्बल पश्चाताप है। मुझे ज्ञात है कि अगर मैं कभी तुम्हें जगा कर ये बताऊं तो तुम कुछ भी नहीं समझोगे, लेकिन मैंने सोच लिया है, कल से मैं तुम्हें प्यारा पापा बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे सुख दुख सब बांटूंगा। अगली बार तुम्हें डांटने से पहले अपनी जीभ को अपने दांतों के बीच दबा लूँगा। ये मंत्र सदैव रटता रहूँगा, मेरा बेटा तो भी बालक है, छोटा सा, प्यारा सा, नन्हा सा, मासूम है। अब मुझे अपनी इस सोच पर बहुत दुख होता है कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा मानने लगा था, लेकिन आज जब मैंने देखा कि तुम कैसे थके थके मासूम से पलंग पर सो रहे थे एकदम निश्चिंत के साथ, तो बेटे मुझे ये एहसास हो गया कि तुम अभी छोटे से बच्चे हो। कल तक तुम अपनी माँ की बाहों में झूलते थे, उसके कंधे पे सिर रख कर सो जाते थे। मैंने तुमसे कुछ उम्मीदें ही ज़्यादा बांध ली थी, कुछ ज़्यादा ही। तो इस लेख का भी यही सार निकला कि लोगों की आलोचना करने के बजाय हमें ये जानने समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो काम वे करते हैं उसके पीछे कारण क्या है। हालातों पर ध्यान देना बहुत रोचक व फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। इससे माहौल हल्का फुल्का बना रहेगा। सबको समझ लेने का मतलब सबको माफ़ कर देना ही तो होता है। अगर आप जो कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं है तो आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।